किसी भी काम का मतलब कोई भी काम हो, उसका असली इनाम क्या होता है? क्या वो जो हमें काम के बदले में मिलता है या फिर वो जो हम उस काम को करते करते बन जाते हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर पुरस्कार को एक मंजिल की तरह देखते हैं, या जैसे कोई ट्रॉफी मिल गई या कोई बोनस। हाँ, एक एंड रिजल्ट। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं, वैद्य का परम पुरस्कार, हम्म। वो इस पूरी सोच को कह सकते हैं पलट कर रख देती है। तो चलिए इसी बदली हुई परिभाषा की परतों को खोलते हैं। हमारे पास इस कहानी के जो अंश हैं वो हमें इसके किरदारों की दुनिया में ले जाते हैं। एक वैद्य है, एक बहुत ही लाचार औरत है और एक बच्चा। और इन्हीं तीनों के जरिए पुरस्कार शब्द अपने मायने पूरी तरह से बदल देता है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे अहम किरदार से, उस वैद्य से। जी। कहानी उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश करती है जो सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं कर रहा, वो सेवा को ही अपना धर्म मान चुका है। मतलब वो पैसे के लिए काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। और जिसके पास पैसे नहीं हैं, उनकी मदद तो कह सकते हैं और भी ज्यादा लगन से करता है। एक तरह से एक आदर्श इंसान है वो। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है। कहानियों में ऐसे आदर्श चरित्र हमें प्रेरणा देते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या असल दुनिया में यह आदर्श थोड़ा खतरनाक हो सकता है? खतरनाक? किस तरह से? जब हम एक डॉक्टर को या किसी भी पेशेवर को एक देवता की तरह देखने लगते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ सेवा के लिए बना है। अच्छा। तो क्या हम उन पर एक अमानवीय बोझ नहीं डाल देते? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब हम उनकी इंसान होने की गुंजाइश ही खत्म कर देते हैं। हाँ, और शायद समाज भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है। कैसे? अगर एक भला डॉक्टर गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहा है, तो फिर सरकार या समाज को एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत है? वो जिम्मेदारी तो उसे एक इंसान ने उठा ली। सही बात है। ये कहानी एक व्यक्ति की महानता का जश्न मनाती है, लेकिन अनजाने में ही सही, ये उस सामाजिक ढांचे की खामी को भी उजागर करती है। बिल्कुल। जहां एक गरीब औरत के पास एक नेक इंसान की दया के सिवा कोई और सहारा ही नहीं है। खैर, इस पर हम आगे और बात करेंगे। पहले कहानी के उस हिस्से पे आते हैं जहां पुरस्कार की पहली झलक मिलती है। जी। तो ये वैद्य उस बेहद बीमार और गरीब स्त्री का इलाज करते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब वो स्त्री जाहिर है बहुत एहसानमंद है, लेकिन उसके पास धन्यवाद कहने का कोई जरिया नहीं है सिवाय एक चीज के। वो पायल? हाँ, एक पुरानी टूटी फूटी सी चांदी की पायल। वो उसे वैद्य को देते हुए कहती है कि मेरे पास यही सबसे कीमती चीज है, इसे मेरे इनाम के तौर पर रख लीजिए। यहाँ ये जो टूटी फूटी शब्द है ना, ये बहुत अहम है। ये सिर्फ उस स्त्री की गरीबी नहीं दिखाता, ये इस बात का भी प्रतीक है कि जो सबसे सच्चे और दिल से दिए गए तोहफे होते हैं वो अक्सर परफेक्ट नहीं होते। वाह। उनमें कोई ना कोई कमी होती है, कोई खरोच होती है, और शायद वही खरोच उन्हें और कीमती बना देती है। और ये उस स्त्री के आत्मसम्मान का भी प्रतीक है ना? बिल्कुल। वो मुफ्त में सेवा नहीं लेना चाहती, वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देना चाहती है, चाहे वो टूटा हुआ ही क्यों ना हो। और वैद्य का उस पायल को स्वीकार करना, वो दरअसल उस स्त्री की भावना और उसके आत्मसम्मान का आदर करना है। मुझे लगता है उस वैद्य के लिए उस पायल की कीमत सोने की अशर्फियों से भी ज्यादा रही होगी। यकीनन। एक ऐसा इनाम जिसे वो अपनी तिजोरी में रख सकते थे, एक यादगार के तौर पर। हाँ, एक टैंजिबल, एक भौतिक इनाम। ये पुरस्कार का पहला स्तर था, एक वस्तु जो कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं, बल्कि यहाँ से ये एक बिल्कुल अलग धरातल पर चली जाती है। कुछ समय बाद वही स्त्री फिर से बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ती है और वैद्य अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पर इस बार वो उसे बचा नहीं पाते। और यही कहानी का सबसे मार्मिक पल आता है। जी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो स्त्री अपने छोटे से बच्चे का हाथ वैद्य के हाथ में थमा देती है और कहती है, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने इनाम के तौर पर एक जिम्मेदारी दे दी। और यहीं बस इसी पल में पुरस्कार की पूरी अवधारणा कह सकते हैं 180 डिग्री घूम जाती है। बिल्कुल घूम जाती है। पहला पुरस्कार क्या था? एक वस्तु थी, एक टूटी पायल, उससे लिया गया था। हाँ, उससे लिया गया था। लेकिन ये दूसरा पुरस्कार, ये तो एक जिंदा इंसान है, एक बच्चा है। इसे लिया नहीं जा सकता, इसे तो निभाया जाता है। वाह, क्या बात कही है। ये एक ऐसा इनाम है जो खत्म नहीं होता, बल्कि हर रोज आपसे कुछ मांगता है। आपका समय, आपका धैर्य, आपका प्यार। ये तो पुरस्कार की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा है।
एक ऐसा इनाम जो असल में एक एक आजीवन चलने वाली परीक्षा है। हाँ, एक जिम्मेदारी जिसे उस औरत ने पूरे विश्वास के साथ सौंपा। पर एक पल को अगर हम खुद को उस वैद्य की जगह रखकर सोचें, क्या ये वाकई एक पुरस्कार था या फिर एक ऐसा बोझ जिसे शायद उन्होंने उस स्त्री के प्रति अपने कर्तव्य या शायद उसे न बचा पाने के अपराध बोध के चलते उठाया? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। देखिए, कहानी हमें बस इतना बताती है कि वैद्य ने उस बच्चे को पिता की तरह पाला। जी। लेकिन इस फैसले के पीछे की उथल-पुथल क्या रही होगी? एक तरफ एक मरती हुई मां से किया गया वादा, और दूसरी तरफ अपनी पूरी जिंदगी को एक बच्चे के लिए बदल देने का फैसला। बिल्कुल, ये कोई आसान चुनाव तो नहीं रहा होगा। हम अक्सर नायकों के अंतिम कार्यों की सराहना तो कर देते हैं, पर उस कार्य तक पहुंचने के जो आंतरिक संघर्ष होते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। और हो सकता है कि शुरुआत में ये उन्हें एक बोझ ही लगा हो, मुमकिन है। एक ऐसा काम जिसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन कहानी का जो सार है वो इसी में छिपा है कि कैसे एक जिम्मेदारी धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा सुख बन जाती है। जैसा कि कहानी के अंशों में बताया गया है, बच्चे के चेहरे पर मुस्कान, उसका सुरक्षित जीवन, यही डॉक्टर के लिए जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। और ये हमें जीवन के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाता है ना? क्या? कई बार जिन चीजों को हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां या बंधन समझते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा काम हो या कोई वादा हो, हाँ? वही अंत में जाकर हमारी सबसे बड़ी संतुष्टि और हमारी पहचान का स्रोत बनती हैं। पुरस्कार उस जिम्मेदारी को उठाने में नहीं है, बल्कि उसे निभाते निभाते जो इंसान हम बन जाते हैं उसमें है। बिल्कुल। वैद्य ने सिर्फ बच्चे को नहीं पाला, उस बच्चे ने वैद्य को एक डॉक्टर से एक पिता बना दिया। ये उनका आंतरिक रूपांतरण था। तो ये कहानी हमें उस बहस पे वापस ले आती है जो हमने शुरू में छेड़ी थी, व्यक्ति बनाम समाज। एक तरफ वैद्य का ये महान त्याग है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले वैद्य की ही क्यों थी? बिल्कुल पूछना चाहिए। समाज का या राज्य का कोई दायित्व नहीं था? यही तो इस कहानी की खूबी है। ये एक नैतिक दुविधा पेश करती है। ये व्यक्तिगत करुणा और निस्वार्थता को सर्वोच्च मानवीय गुण बताती है, और ये सच भी है। लेकिन अगर हम इसका एक बड़ा सामाजिक विश्लेषण करें तो ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की आलोचना भी है जहां कोई सेफ्टी नेट नहीं है, जहां लोगों को हीरो की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि व्यवस्थाएं नाकाम हो चुकी हैं। मतलब कहानी का संदेश ये नहीं है कि हम सबको उस वैद्य की तरह बन जाना चाहिए, नहीं, बल्कि ये है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां किसी वैद्य को इतना बड़ा त्याग करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक यही बात है। जहां किसी मां को मरने से पहले अपने बच्चे के भविष्य की चिंता एक अजनबी को सौंपकर ना करनी पड़े। बिल्कुल। इस कहानी के दो पार्ट हैं। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर, जो हमें त्याग, सेवा और सच्चे सुख के बारे में सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। और दूसरा, सामाजिक स्तर पर, यह हमें उन खामियों पर सोचने के लिए मजबूर करती है जो ऐसे हालात पैदा करती हैं। एक अच्छा विश्लेषण दोनों ही पाठों को समझता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो वैद्य का परम पुरस्कार सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। नहीं, ये पुरस्कार शब्द की एक यात्रा है। ये एक टूटी हुई पायल जैसी भौतिक वस्तु से शुरू होती है, एक बच्चे जैसी जीवित जिम्मेदारी तक पहुंचती है जी, और अंत में वैद्य के आंतरिक संतोष और रूपांतरण पर जाकर समाप्त होती है। बहुत अच्छे से कहा आपने। पुरस्कार बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं है, वो भीतर का एक अनुभव है। वैद्य की असली कमाई वो बच्चा या उस बच्चे की मुस्कान भी नहीं थी। उनकी असली कमाई वो प्रेम और संतुष्टि थी जो उस बच्चे की देखभाल करने से उनके अपने भीतर पैदा हुई। उस मरती हुई स्त्री ने उन्हें कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का एक उद्देश्य सौंप दिया था, और इससे बड़ा कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकता। तो आज हमने वैद्य का परम पुरस्कार कहानी के जरिए सिर्फ सेवा और त्याग को ही नहीं समझा, बल्कि इनाम या पुरस्कार के हमारे अपने विचारों को भी चुनौती दी है। हमने देखा कि कैसे एक जिम्मेदारी, एक बोझ जीवन का सबसे बड़ा सुख बन सकता है, और कैसे एक आदर्श दिखने वाली कहानी अपने अंदर समाज के लिए कितने गहरे सवाल छिपाए हो सकती है। और ये चर्चा एक अंतिम विचार के साथ छोड़ी जा सकती है। बताइए। कहानी का शीर्षक परम पुरस्कार की बात करता है जो वैद्य को मिला, पर अगर हम सोचें तो उस स्त्री को भी तो एक पुरस्कार मिला। उसे क्या मिला? मरने से पहले ये शांति और सुकून कि उसका बच्चा सुरक्षित हाथों में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जीवन में सबसे बड़े पुरस्कार वही होते हैं जो हम दूसरों को दे पाते हैं, ना कि वे जो हम पाते हैं।
और शायद हमारे जीवन में भी ऐसी कई जिम्मेदारियां या रिश्ते हैं जिन्हें हम कभी-कभी बोझ समझ लेते हैं, पर असल में वही किसी और के लिए सुकून और हमारे अपने लिए सबसे अमूल्य पुरस्कार हैं।